पुणे में सरकारी बस में बलात्कार कांड का आरोपी पकड़ा गया। 68 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को देर रात गिरफ्तार किया। आरोपी अपने गांव से ही गन्ने के खेत में छिपकर बैठा हुआ था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर खड़ी नगर निगम की बस में 26 साल की महिला से रेप के आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुणे पुलिस ने इसकी तलाश के लिए 13 टीमें बनाई थी, जो बीती रात 1 बजे इसके गांव शिरूर पहुंची, जहां पर गन्ने के खेतों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस के जवान डॉग स्क्वाड के साथ गन्ने के खेतों में आरोपी की तलाश करते दिखे। वहीं रात 1:30 बजे के करीब आरोपी दत्तात्रेय को पुलिस ने गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर लिया। गांव के ही एक भाग से उसे ताबे में लिया गया है और उसे आगे की जांच के लिए पुणे हम लोग भेज दिए है। ड्रोन के टीम्स कर रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण बात मतलब इस गांव के इतने सारे नागरिक जो थे वो इस सारे प्रक्रिया में हमारे साथ जुटे हुए थे। बस में महिला से रेप के आरोपी दत्तात्रेय गाडे पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। वारदात के बाद से ही आरोपी दत्तात्रेय पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाने की वजह से पुणे पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। हालांकि 4 दिन के बाद आरोपी की गिरफ्त में आने से अब पुलिस ने राहत की सांस ली है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आज बड़ा फैसला हो सकता है। आज देश के गृह मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर के साथ 11 बजे गृह मंत्रालय में बैठक करने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था अहम मुद्दा था, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन बीजेपी राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नजर आ रही है। यही वजह है कि आज इसी मुद्दे पर बड़ी बैठक होने जा रही है। गृह मंत्रालय में आज सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के नए गृह मंत्री आशीष सूद और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा शामिल रहेंगे। आज की इस बैठक में सरकार और पुलिस के बीच तालमेल बढ़ाने, महिलाओं की सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट पर बातचीत हो सकती है। दिल्ली में 2024 में हत्या के 650 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी 15% की बढ़ोतरी हुई है। शीला दीक्षित की सरकार के बाद ये पहला मौका होगा जब गृह मंत्रालय में दिल्ली की सरकार और बड़े अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक हो रही है। नजर इस बात पर है कि इस बैठक में सुरक्षित दिल्ली बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाने पर फैसला होता है। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा में दूसरी सीएजी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर होगी। विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। दिल्ली की राजनीति आज भी गर्म रहने वाली है, क्योंकि विधानसभा में आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस रिपोर्ट को पेश करेंगी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिकों और दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं का हिसाब किताब होगा। कैग रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि आप सरकार के दौरान किए गए दावों और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। सरकारी अस्पतालों में मशीनों की उपलब्धता, दवाओं की आपूर्ति, डॉक्टर्स और नर्सों की संख्या और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का आकलन भी होगा। कैग की रिपोर्ट आने के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इससे पहले आप सरकार की शराब नीति पर कैग रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा। अब कैग की रिपोर्ट जांच के लिए पीएससी को भेज दी गई है। पीएससी 3 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो एक्साइज वो 1 महीने के अंदर अंदर एक्शन टेकन नोट यहाँ सबमिट करेगी। दिल्ली में आज भी निलंबित आम आदमी पार्टी के विधायकों का विरोध जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को एलजी के भाषण के दौरान नारेबाजी करने पर निलंबित किया गया था। आतिशी ने मुलाकात के लिए राष्ट्रपति से भी वक्त मांगा है। लोकतंत्र में दिन कैसे बदलते हैं, दिल्ली विधानसभा में इसकी बानगी देखने को मिली, जब नेता विपक्ष आतिशी समेत 21 आप विधायकों को तीसरे दिन विधानसभा कैंपस में एंट्री नहीं दी गई। आतिशी ने अधिकारियों से उस आदेश की कॉपी भी मांगी, जिसमें निलंबित विधायकों के विधानसभा परिसर में जाने पर रोक लगाई गई है। ये तानाशाही चल रही है क्या? ऑर्डर दिखाइए कहाँ पे लिखा है मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैं अपने ऑफिस में नहीं जा सकती हूँ। कैंपस के बाहर धरना प्रदर्शन करने के बाद आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और उनसे मिलने का वक्त मांगा है। मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, उनसे मिलने का समय मांगा है। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति के कंधों पर है, इसलिए हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से समय मांग रहे हैं। ये विधानसभा कानून से चलेगी, रूल बुक से चलेगी, नियम से चलेगी।
अराजकता की जो स्थिति उत्पन्न हुई उससे निपटने के लिए ये दिल्ली विधानसभा के सदन ने प्रस्ताव पारित करके ये फैसला लिया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले और कई नियुक्तियां की गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ऑफिस में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। दिल्ली में नई सरकार आने के बाद पहला प्रशासनिक बदलाव किया गया है। 5 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 2008 बैच की आईएएस अधिकारी मधु रानी तेवतिया को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सचिव बनाया गया है। 2011 बैच के आईएएस संदीप कुमार सिंह और आईएएस रवि झा को सीएम के विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। रवि झा को एक्साइज कमिश्नर के पद से हटाकर सीएमओ भेजा गया। 2007 बैच के आईएएस अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है। 2014 बैच के आईएएस सचिन राणा को अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद दिल्ली में लगातार हलचल है। सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है। हर दिन कुछ न कुछ नया बदलाव किया जा रहा है। अफसरों का तबादला भी इसी का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान लिए गए बड़े फैसलों और नीतियों की भी समीक्षा हो रही है। दिल्ली में नई सरकार आते ही जगहों के नाम बदलने की सियासत भी तेज हो गई है। जैसे ही नाम बदलने का सदन में प्रस्ताव रखा गया, आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए। जैसे ही विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में नजफगढ़ का नाम मिटाकर नाहरगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा, तालियां बज उठी। हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। लेकिन नाहरगढ़ तो सिर्फ एक मांग है। दूसरी और तीसरी मांग मोहम्मदपुर को माधोपुरम बनाने और मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार या शिवपुरी करने की है। माधोपुरम गांव का नाम रखने का प्रस्ताव अपनी तरफ से स्पीकर साहब के सामने इसको रखने वाला हूं। बीजेपी ने 2022 में ही उन 40 इलाकों की लिस्ट बना ली थी जिनके नाम बदलने हैं। उनमें बेगमपुर, सैदुल्ला जाब, फतेहपुर बेरी, शेख सराय, नेब सराय, जफरपुर कला, कादीपुर, नसीरपुर, गालिबपुर, ताजपुर खुर्द, सराय रोहिला और हसनपुर भी है। बीजेपी कह रही थी कि दिल्ली अब मुगलों की सराय नहीं है। उसने कुछ नए नामों की लिस्ट बनाई थी। इनमें देवी देवताओं और ऋषि मुनियों से लेकर इंद्रप्रस्थ जैसे पौराणिक नाम थे। कई क्रांतिकारियों, समाज सेवियों और वैज्ञानिकों से लेकर लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां, मिल्खा सिंह और शहीद विक्रम बत्रा के नाम भी शामिल थे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज सुबह 11 बजे से बजट सत्र की शुरुआत होगी। माहौल चुनावी है, इसलिए विधानसभा के सत्र में हंगामा रहने का अनुमान लगाया जा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। चुनावी साल में पेश होने की वजह से माना जा रहा है कि बिहार सरकार के बजट में कई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। बजट सत्र की शुरुआत आज सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बिहार में चुनाव इसी साल होने हैं, इसलिए बजट सत्र में हंगामा हो सकता है। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। चुनाव सामने है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बजट में जनता को लुभाने के लिए बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए या कोई आए, बिहार को बिहार का बेटा और बिहारी मिलकर के ही आगे बढ़ाएंगे। कोई गुजरात का गुजराती आकर के बिहार को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। देखिए, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। खस्ताहाल विपक्ष है बिहार का। दरअसल उनके लिए अस्तित्व संकट की स्थिति है। तेजस्वी एक और नीतीश पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी ओर उनके बेटे निशांत से हमदर्दी भी दिखा रहे हैं, जिसे लेकर भी बिहार की सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति लगातार हो रही है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आने से रोकने की साजिश हो रही है। कि निशांत आए ना राजनीति में, इसलिए कुछ भाजपा जदयू के मंत्री मिलकर के बैठक कर रहे हैं कि उनको आने नहीं देगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि नीतीश के बेटे राजनीति में आए, लेकिन जेडीयू का एक धड़ा मानता है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री जरूरी है। नहीं आएगा ना तो भगदड़ मच जाएगा, कोई किसी को मानेगा नहीं। निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर लगातार कयास लग रहे हैं, लेकिन इस पर औपचारिक कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी कह रही है कि फैसला नीतीश कुमार को ही करना है।
नीतीश कुमार जी को तय करना है आगे की राजनीति में किनको लाना नहीं लाना। शांत अगर आते हैं तो उनसे कोई दिक्कत? भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? तो बिहार में करीब 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। एनडीए अपनी जीत की भविष्यवाणी कर रहा है तो वही विरोधी नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। बिहार में बयानों के तीर चल रहे हैं। अभी से जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। सबसे पहले सुनिए कि सेहत को लेकर विरोधी किस तरह नीतीश कुमार पर बरस रहे हैं। भाई हम तो चाहते हैं सब लोग स्वस्थ रहें। हमने भी देखा, आपने भी देखा, बिहार की 12-14 करोड़ जनता ने भी देखा है कि क्या से क्या हो गए उनके पिता नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए स्वस्थ नहीं है। कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम और उनका विभाग बता दें। विरोधियों को नीतीश कुमार में दम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नीतीश दमदार है और उनके नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं। उनके कुशल नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं। एनडीए एक साथ मिलकर 2025 का चुनाव लड़े। जिसके बाद भी वही मुख्यमंत्री आज भी और कल भी रहेंगे। वहीं बिहार के चुनाव संग्राम से पहले आज एक और बड़ी हलचल है। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम ने गांधी मैदान में दलित समाज की बड़ी रैली बुलाई है। इसे मांझी की पार्टी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में ये तैयारी दलित समागम की है। रैली का आयोजन बिहार की सरकार में सहयोगी एनडीए के साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी कर रही है। दावा है कि इस रैली को 18 अनुसूचित जातियों का समर्थन है और इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। रैली में आने के लिए न्योता सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी दिया गया है। अन्य मुख्यमंत्री जी के आने की संभावना है, उप मुख्यमंत्री जी के आने की संभावना है। एनडीए के बड़े नेताओं जो हैं उनके प्रतिनिधि निश्चित तौर पर सब लोग यहाँ आएंगे। एक एनडीए का मंच रहेगा, बड़ा मंच। 2 दिन पहले इस रैली की तैयारियों के लिए बैठक भी हुई। हम पार्टी का कहना है कि कोशिश दलित समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की है। अब दलित समागम के बहाने जीतन राम मांझी की राजनीति को समझिए। दरअसल इसे चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 2020 के चुनाव में मांझी की पार्टी को गठबंधन में 7 सीटें मिली थी। इस बार मांझी की पार्टी सीट बंटवारे में ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है। पहले हरियाणा और फिर दिल्ली चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस चुनावी राज्यों में को लेकर मंथन कर रही है। कांग्रेस आलाकमान असम को लेकर चर्चा कांग्रेस आलाकमान ने की है और चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाने पर भी चर्चा की गई। अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनी। साथ ही असम के नेताओं को अनुशासन में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की नसीहत दी गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट में बदलावों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। राहुल गांधी ने असम प्रभारी जितेंद्र सिंह को निर्देश दिए हैं कि कोई नेता पार्टी का अनुशासन तोड़े तो उस पर कार्रवाई करे। साथ ही असम में नए परिसीमन के बाद बने राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखकर ज्यादा मेहनत करने को कहा गया है। भाजपा के गुंडागर्दी चल रहा है, गुंडागर्दी को हम आने वाले चुनाव में उखाड़ देंगे। हालांकि बैठक में नेतृत्व परिवर्तन और सीएम चेहरे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। हमारा जो चेहरा है वो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है। 2016 में कांग्रेस को हराकर असम में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। अब कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अब इस चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कल ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई, बीजेपी पर बरसी और चुनाव में जीत का प्लान तैयार किया। बीजेपी जमानत जब्त करते হবে। এবারে जमानत जब्त করার পালা, খেলা আবার হবে। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में तृणमूल कांग्रेस के नेता जब जुटे तो ममता बनर्जी ने 294 में से कम 215 सीट की जीत का टारगेट सेट कर दिया। আমরা 215 পার করব, তারপরে কোনো কথা তার থেকে বেশি হবে তো কম হবে না। चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन अभी से ममता बनर्जी के निशाने पर चुनाव आयोग है। বাংলার লোক যদি ভোট দিতে না পারে, যদিও ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে থাকে ভোটার লিস্ট করা, পাঞ্জাব, রাজস্থান,
बिहार सब नाम लुटी वो हारने वाली है, इसलिए उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इस तरीके की बात कर रही है। पिछली बार के चुनाव में टीएमसी 213 सीटें जीती थी, बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। ममता ने कार्यकर्ताओं से अपनी सीटें बढ़ाने और बीजेपी की घटाने की अपील की है। हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। करीब 3 महीने से अनशन करने वाले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत बिगड़ती जा रही है। 94 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार खराब हो रही है। किसान नेता ने ये वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। इस सुनवाई में किसान नेता और सरकार के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा कोर्ट को दिया जाएगा। खनौरी और शंभू बॉर्डर के अलावा अब किसान चंडीगढ़ में भी नया आंदोलन शुरू करने वाले हैं। खेती नीति खरड़ा चौखटा जो पंजाब सरकार ने रद्द किया, दूसरी स्टेटों में भी रद्द कराने की बात है और खेती नीति लागू करवाने वाली पंजाब सरकार की और फसलों के मामले वाली, कर्जे वाली, बुढ़ापा पेंशनों वाली, रोजगार वाली और खुदकुशियों के मामले वाली, आवारा पशुओं वाली बहुत सारी मांगें हैं जो मतलब भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़कें निकल रही हैं, जबरी रोकी जा रही हैं। उन मांगों के ऊपर जो है इधर धरना लग रहा है 5 मार्च को। किसानों के आंदोलन का मुख्य मुद्दा एमएसपी गारंटी है, जिस पर सहमति बनने का अभी तक इंतजार है। वहीं पंजाब कैबिनेट ने साल 2024-25 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर बीजेपी ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर हमला बोला है। पंजाब कैबिनेट ने जिस नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी है, उसे लेकर एक्साइज मंत्री हरपाल चीमा ने दावा किया है कि इससे पंजाब सरकार को आने वाले वित्तीय वर्ष में 11,020 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। ये पॉलिसी हमारे डिपार्टमेंट के सभी जितने भी हमारे ऑफिसर साहबान हैं और मेरी अध्यक्षता में और हमारी एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, जिसमें हमारे 4 मेरे साथ 3 और मंत्री थे, हम चारों ने मिलकर ये पॉलिसी बनाई है। वहीं पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं और दावा किया है कि ये ठीक वैसी पॉलिसी है जैसे दिल्ली में लागू की गई थी। पाल चीमा जी भी नहीं चाहेंगे कि उनका हशर भी वही हो जो मनीष सिसोदिया जी का दिल्ली में हुआ, और उस दिल्ली पॉलिसी की तर्ज के ऊपर ही पंजाब की लीकर पॉलिसी उन्होंने बनाई है। पंजाब में कैबिनेट ने जिस शराब नीति को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ई टेंडरिंग के जरिए ठेकों की नीलामी की जाएगी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने की प्रक्रिया पीथमपुर में शुरू हो गई है। कचरा जलाने वाली साइट पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद कारखाने के जहरीले कचरे को नष्ट किया जा रहा है। जिस भट्टी में कचरे को जलाना है, उसका तापमान 850 डिग्री तक लाने के लिए भट्टी को चालू कर दिया गया है। ये भट्टी 3 दिन तक जलेगी और कचरे को जलाकर राख करेगी, जिसके बाद राख को लैंडफिल में दफनाया जाएगा। 10 बजे से शुरू होगा। ये 10 टन कचरा जलाने में 72 घंटे लगेंगे। स्टेबलाइज करके लैंडफिल में एक अलग सेल बना करके उसमें डाला जाएगा, फिर उसको प्रॉपर डिस्पोजल होगा। यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे को जलाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हुए। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। पीसीबी, एमपीपीसीबी और जो भी थर्ड पार्टीज हैं या वो फर्म है, वो जो भी उन्होंने एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया हुआ है, उस प्रोटोकॉल के तहत वो सभी लोग उसमें गतिविधियां कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के निर्देशन में लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनी रहे पूरे शहर में, लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीथमपुर में जहरीले कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं महाकुंभ में जिन सफाई कर्मियों ने शिद्दत के साथ 45 दिनों तक गंदगी को दूर रखा, उन्हें सीएम योगी ने प्रयागराज पहुंचकर सम्मानित किया और बेहद ही खास अंदाज में उनका धन्यवाद भी किया। 66 करोड़ लोगों की आस्था में गंदगी खलल ना डाले, इसका ख्याल इन सफाई कर्मियों ने पूरे 45 दिनों तक रखा। अब महाकुंभ खत्म होने के बाद वक्त था इनको इनके काम का श्रेय देने का। इसलिए मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज आए। उन्होंने सफाई कर्मियों वाले दस्ताने पहनकर सफाई की, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, फिर उनके साथ भोजन भी किया। सीएम योगी ने इस दौरान सफाई कर्मियों को स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया, जो बेहद खुश दिखाई थी। सम्मान के बाद मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों ने सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया, जहां 10,000 के बोनस का वादा करने के साथ मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के लिए एक नए कॉरपोरेशन बनाकर उनकी तनख्वाह बढ़ाने का भी वादा किया। जो भी स्वच्छता कर्मी
अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम। सफाई कर्मियों के तालियों की ये गूंज एक संतुष्टि की तरह थी, संतुष्टि सम्मान की, संतुष्टि सफल आयोजन की। और अब बात भारत में बने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की। ये रिकॉर्ड आनंदा डेयरी ने बनाया है। आनंदा डेयरी में 205 किलो 4 ग्राम का एक स्लैब तैयार किया गया है। टीवी पर देखकर शायद आप अंदाजा नहीं लगा पाए, लेकिन पनीर का ये एक स्लैब पूरे 205 किलो 4 ग्राम का है। ये कमाल कर दिखाया है आनंदा डेयरी ने। कमाल भी ऐसा कि आज से पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। पनीर का सबसे बड़ा ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक 205 किलो 4 ग्राम का बना है। ये आनंदा किसान से दूध लेकर के पनीर बनाने में पहले से प्रतिष्ठित है। हापुड़ में आनंदा डेयरी के प्लांट में जब ये रिकॉर्ड बना तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रही। The record to beat was 180 kilograms, which was achieved in 2002 by a German company. पनीर स्लैब को स्वच्छता के मानकों के तहत तैयार किया गया है। सफलता की इस उड़ान से डेयरी प्रबंधन और कर्मचारियों का जोश हाई है। अयोध्या जी में जाएगा राम मंदिर में, हम सब जगह इसको मंदिरों में भेजेंगे।